हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कितने प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। तो 31 जो पुराने किले हैं उन्हें जो है नए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस सेंटर लखनऊ की वेट लिफ्टिंग प्रशिक्षु मार्टिना ने ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, तो यहाँ पर 15 से 25 जुलाई तक हुई एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को कवर किया गया है, तो इनमें से जो भी PDF ई-बुक आपको डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव करते हुए तिरंगे को किस समय फहराने की अनुमति दी है? तो अब जो तिरंगा है वो दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जो है करुणा जैन जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 स्विस ओपन खिताब जीता? तो ये जीता है कैस्पर रूड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को UAE गोल्डन वीज़ा मिला? तो अभी जो है कमल हासन को गोल्डन वीज़ा मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जल संचयन और संवर्धन के लिए किस जिले के DM को सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है ये जल संचयन और संवर्धन के मामले में टॉप पर रहा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ध्यान रखेंगे, बांदा। तो इसीलिए जो बांदा के DM हैं अनुराग पटेल, इन्हें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है। किसके लिए? तो भूजल कार्यक्रम के दौरान जो है जो बांदा है ये क्योंकि टॉप पर रहा है जल संचयन और संवर्धन के मामले में, तो इसी वजह से जो बांदा के DM है अनुराग पटेल, उन्हें जो है CM योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है। और इस दौरान भूजल कार्यक्रम में जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, ये भी मौजूद रहे। दोस्तों, इसके साथ ही खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये जो विधि के जनक है उमा शंकर पांडे, इन्हें भी जो है सम्मानित किया गया है। पूरे प्रदेश में 16 से लेकर के 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है और लखनऊ में जो 22 जुलाई को इस समारोह का समापन रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि आपसे अगर पूछा जाए कि जल संचयन और संवर्धन अभियान के मामले में कौन सा जिला जो है प्रदेश में टॉप पर है,
तो आंसर हो जाएगा बांदा जिला। और अभी जो है बांदा की जो डीएम है अनुराग पटेल हैं इसी वजह से जो है पुरस्कार दे करके सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो बांदा का जो ODOP है वो क्या है, ध्यान रखेंगे सजर पत्थर शिल्प। ठीक है, सजर पत्थर शिल्प, ये जो है बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए डेड अंगों का म्यूजियम बनाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा GSVM कानपुर। दोस्तों कानपुर का जो GSVM मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो डेड अंग होंगे उनका म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया। म्यूजियम बनाया जाएगा यहाँ पर, और ये जो अंग होंगे वो कौन से होंगे, तो सर्जरी के बाद जो अंग होंगे डेड अंग, उन्हें जो है इस मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा और यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा डेड अंगों का। इससे होगा क्या, तो इससे जो छात्र हैं मेडिकल की वो जो है पढ़ाई करेंगे इसके माध्यम से, और उनके लिए लाइब्रेरी भी विभाग अनुसार बनाई जाएगी। इसकी शुरुआत स्त्री रोग विभाग से की जा रही है। इसके लिए मैटरनिटी विंग में जगह भी चिन्हित कर ली गई है। और अभी तक क्या था, जो मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं वो मेन लाइब्रेरी और एटोनॉमी विभाग में जाकर के पढ़ाई करते थे। अभी क्या है कि इसके लिए हर विभाग में जो डेड म्यूजियम है डेड अंगों का वो बनाया जाएगा। तो इससे जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी इन्हें जो है इससे राहत मिलेगी, आसान होगा उनके लिए पढ़ाई करना, उनके लिए अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है कि डेड अंगों का म्यूजियम जो है ये किस मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा, तो कानपुर का जो GSVM मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर डेड अंगों का म्यूजियम बनाया जाएगा। दोस्तों कानपुर से ध्यान रखेंगे, कानपुर का ODOP क्या है, तो कानपुर का ODOP है चमड़ा उत्पाद, यानी कि चर्म उत्पाद जो है कानपुर का ODOP है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने NAC की सर्वोत्तम A++ ग्रेड हासिल की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय ने। दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय जो है इसने अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद यानी कि NAC की सर्वोत्तम A++ ग्रेडिंग हासिल कर ली है। दोस्तों NAC जो है ये उच्च शिक्षण संस्थानों का समग्र मूल्यांकन करता है, और A++ ग्रेड पाने वाला लखनऊ जो विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके पास भी A++ ग्रेडिंग नहीं है। इसे लेकर के LU के शिक्षक यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उनमें जश्न का माहौल है। तो दोस्तों क्या है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय ऐसा कौन सा है जहां पर NAC की जो सर्वोत्तम है A++ ग्रेडिंग वो हासिल की है, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि NAC क्या है, जो कि ग्रेडिंग देता है A++ हो गया, A+ हो गई A ग्रेडिंग, तो NAC है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले NAC का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। NAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये NAC का फुल फॉर्म होता है। और NAC का काम क्या होता है, तो ये जो संस्था है ये भारत में जो उच्च शिक्षा की यूनिवर्सिटी हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनका मूल्यांकन करता है और उन्हें जो है उनके हिसाब से फिर क्या करता है, रैंकिंग प्रदान करता है, मान्यता प्रदान करता है कि किस रैंकिंग जो है किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की है। गुणवत्ता के अनुसार जांच की जाती है और उसके बाद उसे रैंकिंग दी जाती है। अब दोस्तों जो रैंकिंग है वो 4 प्रकार की होती है, A, B, C और D। इसमें भी 3-3 भाग होते हैं, जैसे A है तो A+ और A++, उसके बाद जैसे B है तो B+ और उसके बाद B++। तो सर्वोत्तम जो रैंकिंग होती है वो A++ होती है, जो सबसे खराब रैंकिंग मानी जाती है वो होती है D। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि NAC क्या है। और अभी जो है प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है जिसे NAC की सर्वोत्तम ग्रेडिंग हासिल कर ली है, तो वो बन गया है लखनऊ विश्वविद्यालय। दोस्तों लखनऊ से संबंधित ध्यान रखना है, ODOP इसका क्या है, तो लखनऊ का ODOP है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, जो कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, किस प्रकार के मरीजों के लिए इसका उपयोग होगा? तो इसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले, जो न्यूरोलॉजिकल विकार वाले रोगी होंगे, उनके निदान, उनके उपचार के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाएगा। जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत क्लिनिक शुरू किया गया है। और जो कर्नाटक ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो मस्तिष्क स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना इसका उद्देश्य होगा। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। और कर्नाटक में भी अगर देखा जाए कहाँ पर, तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? तो ये बन गई हैं वसीफा नाजरीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो बांग्लादेश की पर्वतारोही हैं वजीफा नाजरीन जो है, ये जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बन गई हैं। दोस्तों जो ये आपकी केटू है, ये 8,611 मीटर या 28,251 फीट ऊंची है। और इन्होंने इस पर्वत की चोटी को फतह किया है और 22 जुलाई 2022 को ये बेस कैंप में लौट कर आई हैं। दोस्तों जो बांग्लादेश की पर्वतारोही हैं वसीफा नाजरीन, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया है। और कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी? तो 2012 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। और ऐसा करने वाली वह बांग्लादेश की दूसरी महिला थी। यानी आपसे अगर पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली ये कौन सी नंबर की महिला है, तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये दूसरी महिला है। लेकिन जो केटू है, इसको फतह करने वाली ये पहली बांग्लादेशी बनी है। तो ध्यान रखेंगे आप इनका नाम वसीफा नाजरीन। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो भारत के वीर सैनिक थे, जो भारत था उसने पाकिस्तान को हराया था। और पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का उत्सव मनाने के लिए जो है 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार दोस्तों ये 23वां कारगिल विजय दिवस था। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो युद्ध में जो बलिदान देने वाले देश के वीर सपूत हैं, जो सिपाही हैं, उनकी याद में ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कारगिल विजय दिवस से संबंधित आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो कारगिल विजय दिवस है, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1999 में ये युद्ध हुआ था। और 26 जुलाई को जो है इसका अंत हुआ था। यानी 26 जुलाई 1999 के दिन भारत ने जीत हासिल की थी पाकिस्तान से कारगिल विजय दिवस के, कारगिल युद्ध के दौरान। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था, इस दौरान जो भारतीय सेना है उसने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन विजय। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन विजय जो है ये कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। और इसी ऑपरेशन के तहत जो है जो घुसपैठी थे उन्हें तो मौत की घाट उतारा गया या फिर उन्हें जो है भागने पर बेबस कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन विजय जो है कहाँ से संबंधित है? तो कारगिल युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना द्वारा इसे शुरू किया गया था। दोस्तों एक और ऑपरेशन शुरू किया गया था, कौन सा? तो ऑपरेशन श्वेत सागर। ये भी कहाँ से, किस युद्ध से संबंधित हो जाएगा? तो कारगिल विजय दिवस से, कारगिल युद्ध से ही ये भी संबंधित हो जाएगा, ऑपरेशन श्वेत सागर। ठीक, यहाँ से याद रखना आप, ऑपरेशन श्वेत सागर जो है ये भी कहाँ से संबंधित है? श्वेत सागर, ये भी संबंधित हो जाएगा आपका कारगिल युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य सरकार है उसने विशाखापत्तनम जिले के
पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। ये जो परियोजना है ये 15 अगस्त 2022 से लागू होने की संभावना है। और इस परियोजना के माध्यम से क्या होगा, तो इस परियोजना को जो है ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है ये किस राज्य सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। और ये जो परियोजना है ये 15 अगस्त 2020 से लागू हो सकती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर इस प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? तो अभी जो है इंदरमीत गिल को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये भारतीय हैं और इन्हें विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, भारत के जो अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल, इन्हें जो है वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति जो है ये कब से प्रभावी होगी, तो 1 सितंबर 2022 से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी होगी। जो इंदरमीत गिल हैं ये जो है इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले भी कौन से भारतीय हैं जो कि इस पद पर रह चुके हैं, तो इससे पहले कौशिक बासु जो है ये 2012 से 2016 तक इस पद पर रहे थे। और जो इंदरमीत गिल हैं ये वर्तमान में किस पद पर हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, जो गिल हैं ये अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसका चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री जो है किसे नियुक्त किया गया, तो भारत के अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल, इन्हें जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। और इससे पहले भी एक भारतीय हैं कौशिक बासु जो कि इस पद पर रह चुके हैं। ठीक, तो दोनों जो अर्थशास्त्री हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक से संबंधित आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और जो वर्ल्ड बैंक है इसके वर्तमान में हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट इसके कौन है, तो डेविड मालपास, नाम ध्यान रखेंगे आप, डेविड मालपास जो है ये चीफ हैं, ये हेड हैं वर्ल्ड बैंक के, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। और इसके साथ ही ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर और इसके हेड और इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अभी जो है बजराम बेगस ये जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं बजराम बेगस, ये जो है अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। अल्बानिया के ये नवे राष्ट्रपति बने हैं। इनकी एज कितनी है, तो ये 55 वर्षीय जो बजराम बेगस हैं, इन्होंने दोस्तों जब इन्होंने शपथ ग्रहण की तो इस दौरान इन्होंने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि संघर्ष के बजाय राजनीतिक दलों के बीच सहयोग का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष दोनों के काम का समर्थन और सम्मान करेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने कही है, घोषणा की है। तो यहाँ से आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति जो है कौन बन गए हैं, तो बजराम बेगस ये अल्बानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजराम बेगस ये किस देश के राष्ट्रपति बने, तो आंसर ध्यान रखना है अल्बानिया के। दोस्तों, अल्बानिया की अगर बात करें तो अल्बानिया की कैपिटल क्या है, तो तिराना अल्बानिया की कैपिटल है। अल्बानिया की करेंसी क्या है, तो अल्बानियन लेक अल्बानिया की करेंसी है। और अल्बानिया के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, तो बजराम बेगस अल्बानिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ लेखक अनंत उर्फ नंदा खरे के नाम से ये फेमस थे। तो अभी जो है इनका लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। एज कितनी थी, 76 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया। दोस्तों, इन्होंने जो है कई सारी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इन्होंने सभी विषयों पर मिलाकर के जो है 19 पुस्तकें लिखी थी। और उनमें से इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो उनमें से उनकी है अंटाजिची बखर, अंतल लाची और उद्या, ये इनकी सबसे प्रमुख कृतियां हैं।
इन्होंने जो है विज्ञान पर कई सारी पुस्तकें लिखी, समाजशास्त्र पर लिखी और भूगोल। तो ये सारे विषयों पर इन्होंने जो है कुल मिलाकर के 19 पुस्तकें लिखी। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। दोस्तों इन्होंने करीब 11 वर्षों तक आजचा सुधारक अखबार के संपादकीय बोर्ड में भी काम किया और मराठी विज्ञान परिषद के भी ये सदस्य रहे। उनके उपन्यास के लिए दोस्तों इन्हें उद्या, जो उद्या इनका उपन्यास था, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने ये पुरस्कार लिया नहीं था। इन्होंने जो है इस पुरस्कार के लिए मना कर दिया था और इन्होंने ये कहा था कि 2017 के बाद ये कोई भी पुरस्कार नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि समाज ने इन्हें बहुत कुछ दिया है और इन्हें पुरस्कार लेने की आवश्यकता नहीं है, ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने जो है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसे भी लेने से मना कर दिया था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, काफ़ी ये चर्चा में रहे थे उस समय। तो अनंत उर्फ नंदा खरे ये कौन थे? ये एक वरिष्ठ लेखक थे। तो दोस्तों ये थे 27 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।